This is the video solution of IPSPO ST 1001. This part is general intelligence जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं. चलो let's begin. Direction for question number 31 to 35. Study the given information carefully and answer the questions given. In a war room, 10 commandos are sitting in a two parallel rows containing 5 people each in such a way that there is equal distance between adjacent people. In row 1, Jack, Kunal, Lalit, Monty, Nathan are seated but not necessarily in the same order, and all of them are facing in the north direction. In the row 2, Ricky, Smith, Treat, Uber and Vivin are seated but not necessarily in the same order, and all of them are facing south. Okay, therefore in the given sitting arrangement each member seated in a row faces another member in a row. देखो यहाँ से हमें सिर्फ क्या पता चला कि there are two rows 1 and 2. There are two rows and 5 people 1 2 3 4 and 5 people sitting in each row 1 2 3 4 and 5 and facing one another. This is the first row and this one is the second row. ओके, देखिए जो यहाँ पे बैठा होगा जिसने नॉर्थ की तरफ फेस किया होगा इन दिस डायरेक्शन, ओके, उसका जो होगा उसका राइट इस साइड होगा, RIGHT राइट. हेडिंग सबसे पहले ये समझने की बात है. यहाँ पे होगा क्या, लेफ्ट. दिस आर द बेसिक थिंग्स. जो साउथ की तरफ फेस करके बैठा होगा सेकेंड रो में उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका लेफ्ट इस साइड होगा एंड राइट इस साइड होगा. ओके, दीज आर द टू बेसिक थिंग्स. ओके, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और जो जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पे इनको अरेंज करेंगे. विविन सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. क्या लिखा गया, विविन जो है वो वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन बैठा है, मतलब एक लाइन के एक्सट्रीम एंड पे बैठा है. और विविन किस लाइन में बैठा है, इधर या इधर, वो आपको पहले से बता रखा है क्योंकि जो फर्स्ट में है, फर्स्ट रो में, ठीक है, वो कौन कौन है, JKLMN. यू डोंट नीड टू स्टडी द नेम अगेन एंड अगेन, ठीक है. सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, JKLMNN. तो जो फर्स्ट रो में कौन कौन बैठेगा, यहाँ पे JKLMNN. ओके, फर्स्ट रो में कौन कौन बैठेगा, सेकंड रो में कौन कौन बैठेगा, RSTUNV. कौन कौन, RSTUNV. These are the 5 persons and these are the 5 persons. ओके, अब देखो, अब सबसे फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन गिवन हमें वो किसके बारे में गिवन है कि विविन, ठीक है, विविन जो है सिट्स ऑन द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन. विविन इस लाइन में बैठेगा, ठीक है, सेकेंड रो में, और वो एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा. तो एक्सट्रीम एंड दो है हमारे पास, या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा. तो अगर जब भी आपके पास डबल सिचुएशंस की डाउट आ गई तो वंस अगेन आप सिटिंग अरेंजमेंट बना लीजिए सेम पोजीशन की, 1 2 3 4 एंड 5 एंड अगेन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. ये दीज आर द 5 पर्सन्स. ये हम लोग का सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा. अब क्या कीजिए, एक बार विविन को इस एंड पे बैठाइए हेयर और एक बार आप यहाँ पे बैठाइए विविन. ओके, देन आगे पढ़ना स्टार्ट कीजिए. ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन विविन एंड रिकी 1 and 2. इस केस में रिकी यहाँ पे आएगा और इस केस में 1 and 2 रिकी यहाँ पे आएगा. दोनों केस हम लेके चल रहे हैं. ओके, आगे पढ़ेंगे. क्या लिखा गया है, द वन हु फेसेस रिकी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित. ललित के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा कौन, जो रिकी को फेस कर रहा है. तो रिकी को फेस ये कर रहा है तो ये किसके बगल में होगा, ललित के इमीडिएटली बगल में. और रिकी को फेस कौन कर रहा है यहाँ पे, ये वाला पर्सन, तो ये इमीडिएटली लेफ्ट में होगा. तो ललित इस केस में यहाँ पे होगा और इस केस में यहाँ पे होगा. यहाँ तक चीजें क्लियर है. ओके, मूविंग ऑन. ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ललित एंड कुणाल. ललित और कुणाल के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठेगा. इसका मतलब या तो कुणाल यहाँ पे होगा या तो कुणाल यहाँ पे होगा. दीज आर द 2 पोजिशंस. इस केस में सिर्फ एक ही पोजिशन है कि कुणाल यहाँ पे ही होगा. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब द वन हु फेसेस कुणाल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ स्मिथ. जो कुणाल को फेस कर रहा है वो किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, स्मिथ के, ठीक है. मतलब ये वाला केस तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई लेफ्ट पोजीशन है नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे स्मिथ बैठेगा इस केस में और स्मिथ इस केस में यहाँ पे बैठेगा. दीज आर द पोजीशंस. ओके, तो यहाँ से कुणाल हमारा हट गया तो इसको हम इरेज कर लेंगे
और आगे बढ़ेंगे, आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। नाथन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ जैक। नाथन जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ जैक है, जैक के सेकेंड राइट में है, ठीक है। तो यहाँ पे नाथन और जैक आएंगे फर्स्ट रो में, ठीक है। इस केस में यहाँ पे कौन आएगा, जैक के सेकेंड राइट। अगर जैक यहाँ पे है तो फर्स्ट और सेकेंड राइट यहाँ पे, अगर जैक यहाँ पे है तो फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे कौन आएगा, नाथन। इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर जैक यहाँ होगा तभी नाथन यहाँ हो सकता है, क्योंकि अगर जैक यहाँ हो जाएगा तो नाथन के लिए पोजीशन खाली नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी एल है हमारे पास। ओके चलो मूविंग ऑन, आगे का गिवन है नाइदर कुणाल नॉर ललित फेसेस उबेर। ना ही कुणाल ना ही ललित किसको फेस करेंगे, उबेर को। तो इस केस में कुणाल यहाँ पे है और ललित यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे उबेर नहीं होगा और उबेर यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर इन दोनों जगह पे उबेर नहीं होगा तो उबेर के लिए कोई और जगह खाली नहीं है। ओके तो जो फर्स्ट कंडीशन हमने ली थी ये गलत हो गई। सेकंड में पुट करके देखते हैं क्या क्या लिखा है। कुणाल ललित उबेर के फेस नहीं करेंगे, ठीक है। ललित यहाँ पे है तो यहाँ पे उबेर नहीं होगा, काट दिया हमने। कुणाल यहाँ पे है तो उबेर यहाँ पे भी होगा, यहाँ ऑलरेडी ललित है तो उबेर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे उबेर को मना किया गया तो उबेर कहाँ होगा, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आपको सबकी सिटिंग पोजीशन क्लियर हो चुकी है, सिर्फ किसकी बची हुई है, एक पर्सन फर्स्ट रो में और एक पर्सन सेकंड रो में। फर्स्ट रो में कौन पर्सन नहीं आया, जे के एल एम नहीं आया तो एम शुड सिट हियर, और सेकंड में कौन नहीं आया, आर एस टी तो टी शुड हियर। तो सेकंड वन इज करेक्ट। ओके तो आपको ये करना ही पड़ेगा, दो पॉसिबल केस आपको लेके चलने ही पड़ेंगे। ओके एट द लास्ट आपको पता चल रहा है, कई सवाल में आपका क्या होगा कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ओके यहाँ पे आपको लास्ट में पता चल रहा है, तो यू हैव टू डू द टू थिंग्स। और एक बार जब आपका ये डायग्राम क्लियरली बन गया तो यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन दिस पजल। ओके मूविंग ऑन, Who among the following faces Monty? Monty को कौन फेस कर रहा है, उबेर। तो the right answer is option A, उबेर। Second, 4 of the following 5 are alike in certain way based on the given arrangements and hence form a group. Who among the following does not belong to that group? इसमें बोला गया है जो 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उस ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। नाथन एंड कुणाल, तो नाथन एंड कुणाल, नाथन इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कुणाल। जैक एंड ललित, जैक इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ललित। Monty and Lalit, Monty and Lalit, there is a gap of 1% between Monty and Lalit. Okay, तो this one is different। अभी तक आगे बढ़ते हैं। Ricky and उबेर, तो Ricky is also immediate left of उबेर। Smith and Treat, Smith and Treat, Smith is also immediate left of Treat। So the right answer is option C, because option C में Monty और Lalit के बीच में एक पर्सन है, बाकी सब में ये रेगुलर है। ओके ये इमीडिएट लेफ्ट में है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ उबेर विथ रिस्पेक्ट टू स्मिथ? उबेर की स्मिथ के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है? थर्ड टू द राइट एंड इट इज इन ऑप्शन ए। ओके क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नाथन? नाथन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओके तो फर्स्ट, ओनली 2% सिट्स बिटवीन नाथन एंड मोंटी। नाथन और मोंटी के बीच में ओनली 2% सिट बिटवीन नाथन एंड मोंटी। नाथन और मोंटी के सिर्फ 2 लोग, ये बिल्कुल सही है। तो हमें पहला ही सही मिल गया तो हमें बाकी सारे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ओके मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग ट्रीट? ट्रीट को कौन फेस कर रहा है? एल, ललित। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36 to 40, in each of the questions given below there are some statements followed by 4 conclusions 1, 2, 3 and 4. You have to take the given statements to be true even if they seems to be at variance with the commonly known facts. Read all the conclusions and decide which to the given conclusion logically follows from the given statement disregarding commonly known facts. ओके इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और उन स्टेटमेंट्स पे बेस्ड कंक्लूजन्स गिवन है। अगर ये स्टेटमेंट्स कॉमनली नोन फैक्ट्स मतलब आपके जो आसपास के वातावरण है उनसे ये गलत भी हो उनके अकॉर्डिंग, फिर भी आपको इन स्टेटमेंट को सही मानते हुए ये डिसाइड करना है कि वेदर these 4 conclusions follows or not. देखो क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट हमारा some pens are book, तो if we draw like this some pens are
books. Okay, this is the diagram for some pens are book. सेकंड क्या है, all books are stick. अगर ये बुक है तो all books, सारी बुक्स क्या है, स्टिक्स है. ओके, दिस इज द प्रॉपर वेन डायग्राम. चलो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं. All pens are sticks. All pens are sticks. It is probably true. It is not 100% wrong. It is not 100% right. It is probable. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इसमें हम क्या बोलते हैं, it is partially true. अगर आपने हमारी क्लास की होगी तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा. ठीक है. सेकेंड, some pens are stick. Some pen, कुछ पेन ऐसे हैं जो स्टिक हैं. It is definitely true. क्यों डेफिनेटली ट्रू है, ये 100% सही है. क्यों? क्योंकि ऑल बुक्स आर द पार्ट ऑफ स्टिक. और अगर कुछ बुक पेन है तो बट ऑब्वियस है कि कुछ स्टिक भी पेन होंगे. ओके, नेक्स्ट, सम बुक्स आर पेन्स. सम बुक्स आर पेन. इट इज ऑल्सो डेफिनेटली ट्रू. इफ सम पेन्स आर बुक, इट इज ऑब्वियसली ट्रू दैट सम बुक्स आर ऑल्सो पेन्स. Okay, next, all sticks are pens. All sticks are pen. It is also not 100% true or not 100% wrong. It is partially true. It is 50% case. Okay, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो डेफिनेटली ट्रू होते हैं उनको हम रिगार्ड करते हैं कि they are the only one which follows the statement. So इसमें क्या हो जाएगा, only 2 and 3 follows. So option A will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. स्टेटमेंट है आपके पास, ऑल कैट्स आर पैरट्स. इफ दीज आर कैट्स, ऑल कैट्स आर पैरट्स. ओके, देन नो पैरट इज ग्रीन. पैरट, नो पैरट इज ग्रीन. पैरट और ग्रीन में कोई भी रिलेशन नहीं है. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सेकेंड, नो कैट इज ग्रीन. एक भी कैट ग्रीन नहीं है. इट इज डेफिनेटली ट्रू. Why it is definitely true? Because cat is a part of parrot and no parrot is green. अगर एक भी पैरट ग्रीन नहीं है और कैट जो है वो पैरट का एक पार्ट है छोटा सा, तो it is obvious that cat cannot be green. Second, all parrots are cats. All parrots are cats. It is also a partially true case because it is neither 100% true or nor 100% false. Okay, next, some parrots are cat. Some parrots are cat. It is definitely true. Why it is definitely true 100% case? Because हमें क्या गिवन है, all cats are parrots. सारी cats जो है वो parrot हैं. तो it is obvious true that some part of parrot is a cat. Okay, so third one is true. Last one, some cats are green. Some cats are green. This is definitely false case. Okay, this is definitely false. Definitely false क्यों होगा? Let me explain you. If cat is a part of parrot and no parrot is a green, so it is but obvious true that no cat is green. Okay, तो क्या सही हो गया हमारा first and third? Which option? Option C. So option C should be the right answer. Question number 38. Statement: all windows are carpets. All windows are carpet. Okay, and next, some carpets are rats. Some carpets are rats. Okay, हो गया. आगे पढ़ते हैं. All rats are carpets. सारी रेट क्या है, कारपेट हैं. It is also, कौन सा केस है, मैंने आपको पहले बता रखा है. It is partially true case, मतलब 50% true. Next, all carpets are windows. All carpets are windows. It is also partially true, 50% case. Next, all windows are carpets. All windows are rats. All windows are rats. It is can't say case. What is can't say case? Can't say case तभी आएगा जब आपको दो चीजों के बीच में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो. जैसे यहाँ पे हमें विंडो और रैट के बारे में कोई रिलेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. सिर्फ इतना बोला गया है कि ऑल विंडोज आर द पार्ट ऑफ कैट एंड सम कैट्स आर रैट. ओके, अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें विंडो और रैट के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पता है कि वेदर दे आर connected with one another or they are obviously different. Okay, so it is can't say case. All rats are windows. All rats are windows. This is also can't say case. Okay, तो क्या हो गया इसमें, एक भी हमें 100% ट्रू नहीं मिला, तो neither none follows. Option A will be the right answer. None follows logically. Question number 39. All doors are chairs. All doors are chairs. Okay, then all chairs are tables. All chairs are tables. Okay, all doors are chairs. All chairs are tables.
कंक्लूजन क्या क्या हमारे पास है? ऑल डोर्स आर टेबल्स, ऑल डोर्स आर टेबल्स, इट इज डेफिनेटली ट्रू केस. व्हाई इट इज डेफिनेटली ट्रू? क्यों? क्योंकि door is a part of chair and chair is a part of table. Okay, so it is but obvious true that door is a part of table. Next, some tables are chairs, some tables are chairs, it is also definitely true case. Why it is definitely true? Let me explain. Because chair is a part of table, so it is but always true that some part of table is chair. Next, some tables are doors, some tables are doors, it is also definitely true because door is a part of chair and chair is a part of table, so door is a part of table is definitely true. All tables are doors, all tables are doors, no, it is partially true. It is not 100% wrong. कुछ लोग उसको 100% wrong बोलते हैं. No, it is not 100% wrong. It can be true. Okay, but there are certain circumstances which I will explain in class. Okay, यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए. It is partially true, not 100% wrong. So the answer is A, B, C. First, second, third follows logically. So option E will be the right answer. Next question number 40. Some cups are cheetahs. Some cups are cheetahs. Okay, some cups are cheetahs. Some cheetahs are goats. Some cheetahs are goat. Okay, अब देखिए क्या कंक्लूजन है हमारे पास. Some cups are goats. कुछ कप्स क्या हैं? गोट्स हैं. बताइए. If we know the relationship between cup and goat, we can judge. बट यहाँ पे हमें कप्स और गोट के बारे में कोई रिलेशनशिप नहीं पता. हमें कप का चीता के साथ पता है, चीता का गोट के साथ पता है. तो एक केस होता है हमारा आइदर और. आइदर और, आइदर और का मतलब होता है या तो कंक्लूजन फर्स्ट या तो सेकंड या तो सेकंड या तो थर्ड, दोनों में से मतलब कोई एक फॉलो कर रहा है. ये केस आपका सिर्फ 2 बार फॉलो होता है, मतलब 2 कंडीशन में ही फॉलो होता है. फर्स्ट कंडीशन आपकी होती है कि हमारे जो 2 एलिमेंट हैं, एलिमेंट क्या होता है? ये जैसे कप और गोट, दीज आर द 2 एलिमेंट्स. ठीक है, कप एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट गोट है. ये 2 एलिमेंट दोनों कंक्लूजन में सेम होने चाहिए. जैसे यहाँ पे कप्स और गोट है, यहाँ पे कप और गोट है, यहाँ भी कप्स और गोट है. तो ये चीज हमारी दोनों कंक्लूजन में फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर सेकेंड एंड थर्ड, 2 भी 2 होंगे, दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. देन हम आइदर और केस लगाएंगे. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, ये ए कंडीशन हो गई. बी कंडीशन होती है कि आपके दोनों जो ये कंक्लूजन है फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों या तो पार्शियली ट्रू केस होने चाहिए, मतलब 50% ट्रू, या तो दोनों क्या होने चाहिए? कांट से केस. जैसे इसमें क्या हो रहा है? दोनों कांट से केस हैं. ठीक है, अगर दोनों एलिमेंट सेम है और दोनों एलिमेंट सेम है दोनों कंक्लूजन में, और दोनों कंक्लूजन में पार्शियली ट्रू आ रहा है या तो फिर दोनों कंडीशन में कांट से आ रहा है, तो हम क्या लगाते हैं? आइदर और केस. और आइदर और केस कब लगता है? दिस इज द सी. ठीक है, ए बी सी 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तो ये हमारा आइदर और लगेगा. सी कंडीशन क्या है कि एक, जैसे ए हमारा है ना, एक हमारा होना चाहिए फर्स्ट कंक्लूजन में हमारा होना चाहिए ऑल, सेकंड कंक्लूजन में हमारा होना चाहिए सम नॉट. ठीक है, फर्स्ट केस. इसमें सेकंड केस होता है एक आना चाहिए नो, मतलब नो ए इज बी, और सेकंड आना चाहिए आपका सम. ठीक है, दीज आर द 2 केसेस. ओके, इसके साथ एक केस और होता है सम फर्स्ट में आए और सेकंड में आए सम नॉट. ओके, तो ये 3 केसेस होते हैं जहां पे हमारा ये आइदर और केस काम करता है. तो यहां पे देखिए आपको क्या दिख रहा है? नो के साथ सम दिख रहा है, नो के साथ सम दिख रहा है. ठीक है, सेकेंड वाला केस अप्लाई हो रहा है. दोनों कांट से केस हैं, दोनों में दोनों एलिमेंट सेम है. ठीक है, और एक हमें दिख रहा है पहला हमारा नो है और दूसरा हमारा क्या है? सम. देखो यहाँ पे दिस वन इज सम एंड दिस वन इज नो, और दोनों एलिमेंट सेम है और दोनों कांट से केस है. तो इसमें क्या हो जाएगा? आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ओके, आई थिंक इट शुड बी क्लियर. Direction for question number 41 to 45. Study the given information carefully and answer the given questions. A building has 8 floors from 1 to 8 in such a way that ground floor is number 1 and above floor is number 2 and so on. The topmost floor is number 8. 8 persons G, P, M, R, Q, A, D and C are sitting each on
वन ऑफ दीज फ्लोर्स, ए इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर 6, ए किस में है, फ्लोर नंबर 6 पे है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। एक हम चार्ट बना लेंगे छोटा सा। कितने फ्लोर है हमारे पास, 8। दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8। दीज आर द 8 फ्लोर्स। ओके, अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8, ठीक है। यहाँ से 8 पर्सन्स आर स्टेइंग ऑन द ईच ऑफ द फ्लोर, ए इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर नंबर 6। ए का में क्या गिवन है, साफ साफ गिवन है, ए इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर नंबर 6। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ गैप ऑफ 3 पर्सन्स बिटवीन जी एंड आर, जी और आर के बीच में 1, 2, 3 फ्लोर्स का गैप है। ये जी और आर मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ऊपर जी लिखा, स्लैश डाल के आर लिखा, 3 का गैप देके आर देके जी लिखा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पहले जी ऊपर रहेगा या फिर आर ऊपर रहेगा। अगर जी ऊपर है तो आर नीचे रहेगा, या फिर आर ऊपर है तो जी नीचे रहेगा, लेकिन इनके बीच में गैप का पता है कि ये 3 का गैप है, इसीलिए दिस इज द टेक्निक टू यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी इज स्टेइंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, सी कहाँ है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे, इसका एग्जैक्ट लोकेशन दे दिया, सी इज ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। Neither P nor M is staying on the floor number 5. फ्लोर नंबर 5 पे कौन कौन नहीं रहेगा, Neither P nor M, ऐसे लिख के यहाँ पे क्रॉस मार्क कर लेते हैं। आगे, Q is staying in the middle of P and M. P और M के बीच में कौन रहेगा, Q। ओके ओके, आगे पढ़ते हैं। R is staying on the floor 1. R कहाँ है, फर्स्ट फ्लोर पे। मूविंग टू नेक्स्ट। M is not an immediate neighbor of G. M जो है इमीडिएट नाइबर नहीं है, किसका, G का। ओके, M जो है G का इमीडिएट नाइबर नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने लोग हुए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 लोग के लिए जगह क्या हो सकती है, लेट इट गैस। अगर गैस भी किया जाए तो क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर G या फिर R को बैठाएं तो 1, 2, 3 खाली लेना पड़ेगा। यहाँ पे कौन आएगा, ओके, अब देखो यहाँ पे हमें R का कंफर्म हो गया। R अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो 1, 2, 3 प्लेसेस खाली होके G ऊपर जाएगा, तो 1, 2, 3 प्लेस खाली G का यहाँ पे कंफर्म हो गया। ओके, यहाँ पे G कंफर्म हो गया। अब लास्ट लाइन जो लिखी है उसको पढ़िए। M is not an immediate neighbor of G. M जो है G का इमीडिएट नाइबर नहीं है, इसका मतलब M यहाँ पे होगा और P यहाँ पे होगा, और इनके बीच में कौन है, Q, तो Q यहाँ पे होगा। सिर्फ एक प्लेस बची है, ये यहाँ पे कौन आएगा, D, जो कि नहीं आया है। ओके, अब देखो सबकी पोजीशंस कंफर्म हो चुकी हैं, तो दिस इज द टाइप ऑफ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इजी पजल है जो आप विद इन अ सेकेंड भी कर सकते हो। कैसे विद इन अ सेकेंड करना है वो ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, वो ट्रिक हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। और हल्का सा यही ट्रिक है कि आप बस एक की किसी की सिटिंग पोजीशन कंफर्म कर दो एंड अकॉर्डिंग टू हिम सबको प्लेस कर दो। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। हु इज स्टेइंग ऑन द फ्लोर नंबर 7? फ्लोर नंबर 7 पे कौन स्टे कर रहा है, डी, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टेइंग बिटवीन डी एंड पी? डी और पी के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? तो डी इज ऑन द फ्लोर नंबर 7 एंड पी इन द फ्लोर नंबर 4, तो देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन देम, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हु इज स्टेइंग ऑन द सेकंड फ्लोर? सेकंड फ्लोर पे कौन रह रहा है, एम, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, if all the persons are arranged in the alphabetical order such that A occupies the first floor, then who occupies the 5th floor? Okay, तो देखते हैं, A फर्स्ट पे होगा, C सेकेंड पे होगा, D थर्ड पे होगा, then G, then M. Okay, these are the अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द पर्सन्स। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके आगे देखने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ फ्लोर पर कौन आ गया, एम, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन हु इज स्टेइंग इन द फ्लोर नंबर 3? फ्लोर नंबर 3 के इमीडिएट नाइबर दैट इज सेकेंड नंबर पे एम है एंड फोर्थ नंबर पे पी, सो एम एंड पी, और पी और एम इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी।
Direction for question number 46 to 48. There are 5 friends A, B, C, D and E standing randomly. B is to the northeast of E. B is to the northeast of E. डायरेक्शन का क्वेश्चन है. सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. क्या लिखा गया फर्स्ट लाइन में? B is to the northeast of E. अगर E यहाँ पे है तो B यहाँ पे कहीं पे होगा नॉर्थ ईस्ट में. ओके, दिस इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. देन D is 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E. D जो है E के 2 किलोमीटर ईस्ट में है. D, दिस इज 2 किलोमीटर डिस्टेंस. ओके, उसके बाद E, who is 6 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, जो कि 6 किलोमीटर वेस्ट में है किसके? A के. ये हु जो आया है किसके लिए आया है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. ई के लिए आता है. हु हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, वो हमेशा उसके जस्ट पहले जो आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है. जैसे आई एम द पर्सन हु टीचेस यू, इसका मतलब ये मेरे लिए आया है. आई एम द पर्सन हु टीचेस यू. ओके, ऐसे ही हु ई के लिए आया है. तो ई कौन है? ई कहाँ पे है? ई 6 किलोमीटर वेस्ट में है ए के. ए के 6 किलोमीटर वेस्ट में. ए यहाँ पे होगा तो ए से डी के बीच में डिस्टेंस 4 किलोमीटर की होगी. तभी ए से ई के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 6 किलोमीटर की. ओके, ये तो समझ में आ रहा होगा. ओके, अब देखते हैं कि लास्ट में क्या लिखा है. सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी. सी जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है डी के. नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा. ओके, नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी. एंड इन द लाइन ई बी, ई बी के लाइन में है मतलब यहाँ पे कहीं पे सी है. ठीक है, यहाँ पे इसको इरेज करके इसी लाइन पे लिख लेते हैं. सी यहाँ पे कहीं पे है. ओके, दिस इज द पॉइंट. देन डी इज 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ बी. बी से 4 किलोमीटर साउथ में डी है मतलब दिस इज डिस्टेंस 4 किलोमीटर. दिस इज 4 किलोमीटर. ओके, अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन से. इन विच डायरेक्शन सी इज विथ रिस्पेक्ट टू ए. सी ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट. द राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन ए, इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू डी. ए डी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? इट इज इन द ईस्ट डायरेक्शन. सो द राइट आंसर इज क्वेश्चन 47 इरेज कर दीजिएगा. क्वेश्चन 47, इन विच डायरेक्शन इज ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. ए बी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है? तो द डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट डायरेक्शन. तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहां पे है? ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन 48, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ए. डी और ए के बीच में क्या डिस्टेंस है? डी और ए के बीच में देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं. द राइट आंसर इज 4. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. Direction for question number 49 to 53. Study the given information carefully and answer the questions. Answer the given questions. A, B, C, D, E, G and I are the 7 friends who study in the 3 different standards, namely 5, 6 and 7th. 5th, 6th and 7th. Such that no less than 2 friends study in the same standards. ठीक है, एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स एक स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. ओके, एक स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं. जैसे 6 में, तो 6 में एटलीस्ट 2 पढ़ेंगे. ईच फ्रेंड्स ऑल्सो हैव द डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट, नेमली हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. तो उसका हम चार्ट कैसे बनाएंगे कि एक ही चार्ट में सारी इंफॉर्मेशन हमारी आ जाए. ओके, तो चार्ट बनाने का भी एक तरीका होता है. स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाते हैं. ओके, कितने? 5th, 6th and 7th. This is 5th standard, this is 6th standard, this is 7th standard. Okay, यहाँ पे 1, 2 and 3. यहाँ पे भी 1, 2 and 3. ये चार्ट में अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट. ओके,
फर्स्ट स्टूडेंट जो यहाँ पे आएगा इसका फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ पे आएगा, सेकंड स्टूडेंट जो यहाँ पे आएगा इसका फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ पे थर्ड स्टूडेंट आएगा इसका फेवरेट सब्जेक्ट थर्ड यहाँ पे आएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। ए लाइक्स मैथ एंड स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड विथ ओनली वन फ्रेंड अदर विथ ओनली वन अदर फ्रेंड, ठीक है, हु लाइक्स मराठी। देखो इसमें क्या क्या गिवन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे बोला है ए यहाँ पढ़ता है और ए को मैथ्स पसंद है, MATHS, तो ए फर्स्ट में है तो इसका फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट में मैथ, और इसके साथ सिर्फ एक ही पर्सन रहता है जो सेकंड में आएगा, थर्ड पर्सन नहीं रहता है। ओके, और जो सेकंड पर्सन रहता है उसको क्या पसंद है, मराठी। ओके, मराठी इज द सब्जेक्ट विच लाइक्स बाय द person, the student who is a friend of A and who studies in 5th standard। आगे पढ़ते हैं। I studies with 2 other friends, I जो है I के साथ 2 फ्रेंड्स और पढ़ते हैं। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, फुल स्टॉप। देन आगे पढ़ते हैं। Both the friends who studies with I likes languages, here languages includes हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश। तो मराठी पहले से हो चुकी है, इसका मतलब ये दो जो पर्सन है इनको क्या क्या पसंद होगा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। डी स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड, जी का कंफर्म हो गया, डी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है विथ ओनली वन पर्सन एंड डज नॉट लाइक सिविक्स। डी भी सिर्फ एक पर्सन के साथ रहता है, इसका मतलब थर्ड पर्सन यहाँ पे भी नहीं आएगा। और डी को क्या नहीं पसंद है, डी को सिविक्स नहीं पसंद है ना। डी 6th स्टैंडर्ड एंड विद द ओनली वन पर्सन एंड डज नॉट लाइक सिविक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सिविक्स इसको पसंद नहीं है, क्रॉस मार्क कर दिया हमने यहाँ पे कि हमें बाद में याद रहे। ओके, ई स्टडीज विथ ओनली वन फ्रेंड, ई सिर्फ एक फ्रेंड के साथ रहता है। अब देखो यहाँ पे ई के पहले हम क्या करते हैं, ई को पढ़ने के पहले यहाँ से हमें आई का इंफॉर्मेशन पता है वो पुट कर देते हैं। आई 7 में पढ़ेगा क्योंकि आई के साथ 2 लोग और पढ़ रहे हैं। ओके, आई का हमें सब्जेक्ट नहीं पता लेकिन इन दोनों का पता है, ये या तो यहाँ पे इंग्लिश होगी या तो हिंदी होगी, इन दोनों में। ओके, अब देखते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ई स्टडीज विथ ओनली वन फ्रेंड, ई सिर्फ एक फ्रेंड के साथ पढ़ता है, ठीक है। द वन हु लाइक्स हिस्ट्री डज नॉट स्टडी इन द 5th और 6th स्टैंडर्ड, जिसको हिस्ट्री पसंद है वो ना ही 5th में है ना ही 6th में, हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री जो पढ़ता है वो ना ही 5th में ना ही 6th में, तो किसमें होगा, 7th में होगा, ठीक है। और 7th में ये जो पर्सन है इन दोनों का पता है हमें, ये हिंदी या इंग्लिश लेके आएंगे, तो हिस्ट्री किसकी सब्जेक्ट हो गई, आई की। ओके, हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गई आई की, कंफर्म हो गया। ओके, अब आई का हमें सियोरिटी नहीं है, आई सॉरी ई का सियोरिटी नहीं है, ई यहाँ पे आएगा या यहाँ पे, लेकिन आएगा इन दोनों में से ही कहीं पे ई। ओके, आगे पढ़ते हैं। ई डज नॉट लाइक लैंग्वेज, अब देखो यहाँ साफ साफ बोल दिया ई को क्या नहीं पसंद है, लैंग्वेज, तो ई यहाँ पे आएगा क्योंकि ए के साथ जो आएगा वो मराठी पसंद करता है और मराठी इज अ लैंग्वेज। ओके, तो ई का कंफर्म हो गया, ई स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड। ओके, सी डज नॉट लाइक हिंदी, इंग्लिश और सिविक्स, सी को हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स नहीं पसंद, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश जो भी आएगा वो हिंदी इंग्लिश पसंद करेगा, और उसको सिविक्स भी नहीं पसंद तो कहाँ पे आएगा, सी मराठी को पसंद करेगा और यहाँ पे आएगा। तो ई जो है, ई को क्या पसंद करना पड़ेगा, सिविक्स, CIVICS, सिविक्स, ई का कंफर्म हो गया सिविक्स। ओके, अब एक ही लैंग्वेज बची है जो अभी तक नहीं आई है, वो कौन पसंद करेगा, डी। डी के पास फिर कौन सी सब्जेक्ट, कौन सी लैंग्वेज बची है हम लोग के पास, डी के पास इकोनॉमिक्स, ठीक है। कौन सी एक सब्जेक्ट बचा है, इकोनॉमिक्स, तो ई को पढ़ेगा कौन, डी। अब यहाँ पे 2 पर्सन नहीं आए, दोनों पर्सन के नाम ढूंढो कौन कौन से नहीं आए यहाँ पे हमारे पास, जी और बी, ठीक है। तो जी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, इनकी लैंग्वेज अभी तक कंफ्यूजन में है, तो या तो जी इंग्लिश पढ़ेगा या हिंदी, या तो फिर ये हिंदी पढ़ेगा या तो इंग्लिश। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। इस इंफॉर्मेशन हमने ये प्रॉपर एक चार्ट बना लिया, जो बाकी की इंफॉर्मेशन है यू कैन रब इट बिकॉज ये क्लियर आपको दिखने लगे। टेबल फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं आंसर करते हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 49, विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स ईज फेवरेट सब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड इन विच ही स्टडीज। तो बताओ ई किस स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में और सिविक्स पसंद करता है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईज फेवरेट सब्जेक्ट? आई की फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 51, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग स्टडीज इन 7th स्टैंडर्ड? 7th स्टैंडर्ड में कौन स्टडी करता है? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ए बी सी डी में से कौन पसंद करता है? तो 7th स्टैंडर्ड में कौन कौन था हमारे पास? आई, जी एंड बी. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ जी दिख रहा है. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली करेक्ट? कौन सा कॉम्बिनेशन डेफिनेटली करेक्ट है? आई हिंदी, बिल्कुल नहीं. आई हिस्ट्री पसंद करता है, तो दिस वन इज रॉन्ग. जी इंग्लिश, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, ये हिंदी भी पढ़ सकता है. सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. सी मराठी डेफिनेटली ट्रू. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डज जी लाइक? जी किस सब्जेक्ट को लाइक करता है? तो जी किस सब्जेक्ट लाइक करता है? आइदर हिंदी और इंग्लिश. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आइदर हिंदी और इंग्लिश. नेक्स्ट, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 54 to 55, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ओके, देखो मल्टीप्लाई साइन क्या दिखाता है हमें? मल्टीप्लाई साइन दिखाता है ए इज ए सन ऑफ बी. प्लस दिखाता है हमें ए इज ए डॉटर ऑफ बी. डिवाइड शोस ए इज ए ब्रदर ऑफ बी. नेगेटिव मार्क शोस ए इज अ वाइफ ऑफ बी. क्वेश्चन 54, which of the following means P is the father of K? P is the father of K. Okay, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है. You have to draw and you have to solve each and every option. Okay, इसमें कोई नहीं है, आपको एटलीस्ट इसको 30 सेकेंड्स देने ही पड़ेंगे. K मल्टीप्लाई L, K मल्टीप्लाई L मतलब A is a son of B, मतलब K is a son of L. Then divide shows A is a brother of B, मतलब L is a brother of P. Negative shows A is a wife of B, मतलब P is a wife of R. तो क्या यहाँ पे हमारा P जो है वो फादर हुआ K का? P is a father of K? बिल्कुल नहीं. ठीक है, so this one is wrong. Next, K divides L. K divides L, divides shows no brother. तो K is a brother of L. Then plus shows A is a daughter of B, मतलब L is a daughter of R. Then minus P, minus shows A is a wife of B, मतलब R is a wife of K. ओके, तो यहाँ पे क्या हमें निकालना? P is a father of K. माइनस shows A is a wife of B, मतलब R is a wife of P. ओके, सो देखो हमें निकालना क्या था? P is a father of K. तो क्या K के P फादर यहाँ पे बन रहे हैं? देखिए आप, क्या इस डायग्राम में P के फादर बन रहे हैं? K का भाई L, L की जो मदर होंगी वो R, और R का जो हस्बैंड होगा वो P. तो मतलब L के फादर P, तो L is a sister of K, so P is a father of K also. So option B will be the right answer. Okay, चलो moving to next question number 55. Which of the following means R is a sister-in-law of L? K multiply L, मतलब A is a son of B, तो K is a son of L. Then divide shows A is a brother of B, तो L is a brother of P. Minus shows A is a wife of B, तो P is a wife of R. ओके, तो यहाँ पे क्या आपको R is a sister-in-law of L लग रही है? R जबकि यहाँ पे ब्रदर है, तो ये हो ही नहीं सकता. नेक्स्ट, K डिवाइड L, K डिवाइड L मतलब A is a mother, A is a brother of B, K is a brother of L. Then plus shows A is a daughter of B, मतलब L is a daughter of R. Minus shows A is a wife of B, तो R is a wife of P. यहाँ पे भी नहीं हो रहा है. थर्ड, K plus R shows A is a daughter of, K is the daughter of R. Minus shows A is a wife of B, R is a wife of L. Then multiply shows A is a son of, L is a son of who? P. यहाँ पे भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो डिफरेंट साइन है. लास्ट वन, D, R minus P means A is a wife of, R is a wife of P. Then divide shows A is a brother of B, तो P is a brother of L. And plus sign shows A is a daughter of B, तो L is a daughter of K. किसके बीच में निकालना था? R is a sister in law of L. तो यहाँ पे क्या R is a sister in law of L हो रही है? बिल्कुल हो रही है.
आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। सिस्टर इन लॉ क्या होती है बताइए, सिस्टर इन लॉ क्या होती है? तो सिस्टर इन लॉ होती है या तो मेरे वाइफ की जो बहन हो सी इज अ सिस्टर इन लॉ, या फिर मेरे भाई की जो वाइफ होगी सी इज ऑल्सो अ सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे एल के भाई की जो वाइफ है सी इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ एल। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 56 to 60। Study the following information carefully and answer the questions. Redick students Vijay, Abhishek, Anil, Durgesh, Pavan, Vipul, Robin and Surendra are sitting around a circular table at equal distance between each other but not necessarily in the same order. Some of the people are facing center while some face outside in a direction opposite to the center. Okay, सबसे पहले एक सर्किल बनाओ। ओके, यहाँ पे 8 सीटिंग पोजीशन बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर द 8 प्लेसेस। ओके, अब पढ़ते जाते हैं और सीटिंग पोजीशन की कंफर्म करते जाते हैं। क्या लिखा गया? सुरेंद्र सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पवन। फोर्थ टू द लेफ्ट, अगर पवन यहाँ पे है ओके तो सुरेंद्र यहाँ पे आएंगे, क्योंकि फोर्थ चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो यहीं पे आएंगे, क्योंकि देयर आर द 3 प्लेसेस ऑन द बोथ साइड। ओके, दुर्गेश सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सुरेंद्र। सुरेंद्र फेसेस आउटसाइड। सुरेंद्र अगर फेसेस आउटसाइड कर रहा है तो क्या बोला है कि दुर्गेश सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सुरेंद्र। यहाँ पे अगर आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो इसका राइट साइड इधर होगा, तो फर्स्ट सेकंड दुर्गेश यहाँ पे बैठेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। विजय सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रॉबिन। विजय जो है वो रॉबिन के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में बैठेगा। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट ये बैठेंगे यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं। रॉबिन इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ दुर्गेश। दुर्गेश के इमीडिएट नाइबर यहाँ पे रॉबिन नहीं आएगा और यहाँ पे रॉबिन नहीं आएगा, ये 2 कंफर्म हो गया। उसके बाद विजय इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ पवन। पवन का इमीडिएट नाइबर विजय नहीं होगा, विजय यहाँ पे नहीं आएगा और विजय यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अब देखो रॉबिन के लिए सिर्फ कितनी प्लेसेस बाकी हैं? 1 2 3, ये वाली 3 प्लेसेस खाली हैं। चलो, अगर रॉबिन यहाँ पे बैठता है तो 1 2 3 यहाँ सुरेंद्र, मतलब यहाँ भी रॉबिन नहीं आ सकता। अगर रॉबिन यहाँ पे बैठता है तो विजय के लिए कौन सी प्लेसेस मिली हमें? 1 2 3 ये वाली, ठीक है, विजय यहाँ बैठेगा। लेकिन अगर रॉबिन यहाँ बैठेगा तो रॉबिन को फेस आउटसाइड ही करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आएगा, क्योंकि थर्ड टू द राइट है 1 2 3। ओके, तो हम बाकी सब प्लेसेस को इरेज कर देते हैं जो हमने एज्यूम की थी। ओके, और अभी हम मान लेते हैं रॉबिन यहाँ पे बैठा है और विजय यहाँ पे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोथ द इमीडिएट नाइबर ऑफ विपुल फेसेस सेंटर। विपुल के जो इमीडिएट नाइबर्स होंगे वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे। ओके, यहाँ से एक हमें मिल गया कि विपुल के जो इमीडिएट नाइबर्स होंगे वो सेंटर की तरफ फेस करेंगे। इसका मतलब विपुल यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, विपुल यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं। विपुल यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो विपुल के लिए एक प्लेस बची है ये, अगर ये यहाँ पे बैठेगा तो इसके दोनों जो पड़ोसी है वो दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे होंगे। ओके, यहाँ से विपुल हटा दिया हमने और यहाँ से विपुल को हटा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। Both the immediate neighbor of Abhishek faces opposite direction. If one person faces center, then the other faces outside. जो अभिषेक के 2 नाइबर्स होंगे वो बोथ अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। इसका मतलब एक सेंटर की तरफ फेस करेगा तो एक आउटसाइड फेस करेगा। तो यहाँ पे अभिषेक आ नहीं सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे दोनों आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, तो अभिषेक को यहीं पे आना पड़ेगा, अभिषेक यहाँ सिट करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Both the immediate neighbors of Surendra faces in the same direction as of Durgesh. दुर्गेश सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो सुरेंद्र के दोनों नाइबर दैट इज विजय और एक जो अननोन है वो दोनों सेंटर की तरफ फेस करेंगे। अब देखिए सारे पर्सन मिल चुके हैं, सिर्फ एक पर्सन नहीं आया है और एक सीटिंग पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे कौन आएगा? अनिल, जो अभी तक नहीं आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Both the immediate neighbors of Pawan faces direction opposite to that of Pawan. पवन से अपोजिट डायरेक्शन में,
इफ पवन फेसेस सेंटर बोथ द इमीडिएट नाइबर्स फेसेस आउटसाइड। अब देखो पवन कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पवन सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो इसके दोनों नाइबर आउटसाइड फेस करेंगे, दैट इज मतलब अभिषेक आउटसाइड फेसिंग एंड विपुल इज आउटसाइड फेसिंग। ओके, ये हमारी सिटिंग पोजीशन कंफर्म हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द रॉबिन्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दुर्गेश। रॉबिन की पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू दुर्गेश। ओके, तो फोर्थ टू द राइट और फोर्थ टू द लेफ्ट है। ये फोर्थ टू द राइट हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म्ड अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कौन सा वैसे उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो हमने देखा पहले अनिल इज फेसिंग सेंटर, दुर्गेश is also facing center, Abhishek is facing outside. Okay, Pavan is facing center and Vijay is also facing center. So right answer is option C, Abhishek, because it is facing outside and the rest are facing inside. Next question number 58, which of the following is true regarding Anil as per the given sitting arrangement। अनिल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अभिषेक। अनिल अभिषेक के इमीडिएट राइट में बिल्कुल गलत है। अभिषेक के इमीडिएट राइट में कौन है, रॉबिन, तो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, अनिल फेसेस आउटसाइड। अनिल आउटसाइड फेस कर रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है। अनिल इन सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन अनिल एंड विपुल। अनिल और विपुल के बीच में सिर्फ दो लोग बैठेंगे, अनिल एंड विपुल के बीच में नहीं, यहाँ पे तीन लोग बैठे हुए हैं, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। विजय सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल। विजय जो है अनिल के सेकंड राइट में है, नहीं, सेकंड राइट में अभिषेक है, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। द रेस्ट आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हो क्योंकि इट शुड बी राइट, इट हैव टू बी राइट। ठीक है, सुरेंद्र इज वन ऑफ द इमीडिएट नाइबर ऑफ अनिल। सुरेंद्र अनिल की इमीडिएट नाइबर है, बिल्कुल है, इमीडिएट लेफ्ट नाइबर है, सो यू विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पवन। पवन की इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। ओके, सो पवन की इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, अभिषेक, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हाउ मेनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेसेस आउटसाइड। आउटसाइड कौन कौन फेस कर रहा है, अभिषेक, रॉबिन, सुरेंद्र एंड विपुल, सो देयर आर 4 पर्सन, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। Direction for question number 61 to 63. In each questions, a relationship between different element is shown in the statement. The statement are followed by 4 conclusions. Okay, देखो एक स्टेटमेंट है, उसके 4 कंक्लूजन गिवन है। ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन करने का थोड़ा तरीका, जो हम लोग का अप्रोच है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी तक हम इसको ग्रेटर देन साइन बोलते आए हैं, इसको लेस देन, इसको इक्वल टू। अब इसको थोड़ा अलग अप्रोच से करते हैं क्योंकि हमें विद इन अ टाइम लिमिट करना पड़ता है। ओके, तो कैसे हम करें कि इसको विद इन सेकेंड इसको कर सकें, तो हम लोग उसको बोलेंगे ओपन। जिस साइड से ओपन है उस साइड ओपन, जिस साइड से क्लोज है उस साइड से क्लोज। इस साइड क्लोज है तो क्लोज, इस साइड से ओपन है तो ओपन। इसमें दोनों साइड ओपन है तो ओपन एंड ओपन। ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, अगर कोई पर्सन ए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से अगर यहाँ पे जाना चाहे तो पहुंच जाएगा क्योंकि गेट्स आर ओपन, और अगर कोई यहाँ पे ए खड़ा है यहाँ से जाना चाहे तो इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि गेट्स आर क्लोज्ड। बस इतना सा मतलब है। ठीक है, अगर कोई पर्सन नीचे वाले में यहाँ खड़ा है, यहाँ से इस साइड जाना चाहे तो गेट आर क्लोज्ड, नॉट मूव फर्दर, और कोई यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से यहाँ पे इजीली पहुंच सकता है क्योंकि गेट्स आर ओपन। ओके, और ओपन गेट में इधर से यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं क्योंकि बोथ साइड्स आर ओपन। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है, हमें सीधे कंक्लूजन पे अटैक करना है, एस से आर पे जाना है, और अगर इक्वल टू लगा रहता है तो इक्वल टू बोलता है कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इक्वल टू हर जगह साथ में चलेगा। ओके, तो हमने एस से चलना स्टार्ट किया, एस से यू पे पहुंच गए, ओके, यू से क्यू पे पहुंच गया लेकिन इक्वल टू के साथ छूट गया। और इसमें क्या होता है, अगर इक्वल टू लगा हो तो इक्वल टू के साथ छूटते ही ये गलत हो जाता है। इक्वल टू के साथ हर जगह जाना चाहिए। पी से टी तक जाना है, पी से चलना स्टार्ट किया हमने, पी से टी तक जाना है। ओके, पी से चलना स्टार्ट किया, पी से ओ तक पहुंच गए और ओ से टी तक पहुंच गए, लेकिन एक भी जगह हमें ये अकेला नहीं मिला है। ये अगर साइन अकेला हो, जैसे कि ये ग्रेटर देन अकेला साइन है, तो ये बोलता है कि पूरे ट्रेवल में पी से लेके टी तक जाने में एटलीस्ट एक जगह में अकेला हूं। तो यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है, कहीं भी अकेला नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, टी से क्यू तक जाना है, थर्ड, तो टी से चलना स्टार्ट किया हमने और टी के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि टी के जस्ट आगे गेट क्लोज है। ओके, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, यू से आर तक जाना है। ठीक है, यू से आर तक जाना है, हमने यू से चलना स्टार्ट किया, यू से क्यू तक पहुंच गए और क्यू से आर तक पहुंच गए, और एक जगह ये अकेला भी है, तो दिस वन इज राइट, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। ओके,
ई से ए तक जाना है और एटलीस्ट एक जगह ये अकेला होगा। ई से आगे बढ़ पा रहा है, नहीं बढ़ पा रहा है, ई के जस्ट आगे गेट क्लोज है, तो गलत। एफ से बी तक जाना है। ओके, तो एफ से चलना स्टार्ट किया, एफ से सी तक पहुंच गए, एक जगह अकेला भी है। ओके, सी से ए तक पहुंच गया और ए से बी तक पहुंच गया। इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द, मतलब सेकंड कंक्लूजन विल बी द राइट आंसर। अब ई से सी तक जाना है, ई से चलना स्टार्ट किया और ई के आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहीं पे गेट क्लोज है, तो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट बी से सी तक जाना है। ओके, तो बी से स्टार्ट किया, बी से ए तक पहुंच गए, ए के आगे गेट क्लोज है, तो सी तक नहीं जा पाएंगे, तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओनली 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, ए से टी तक जाना है और इक्वल टू का साथ नहीं छूटना चाहिए। ए से चलना स्टार्ट किया, ए से क्यू तक पहुंच गए। ओके, क्यू से बी तक पहुंच गए, इक्वल टू का साथ नहीं छूटा। बी से टी तक पहुंच गया और इक्वल टू का साथ नहीं छूटा, मतलब ए से टी तक पहुंच गए हम और इक्वल टू ना साथ कहीं नहीं छोड़ा, दैट्स मींस ए इज ट्रू। नेक्स्ट टी इक्वल टू जी, टी इक्वल टू जी मतलब टी के साथ भी इक्वल टू लगा होना चाहिए और जी के साथ भी इक्वल टू लगा होना चाहिए। टी के साथ इक्वल टू है, नहीं है, जी के साथ है, इसका मतलब दिस वन इज रॉन्ग। इक्वल टू बोलता है हमेशा ये अकेला रहेगा, यहाँ भी इक्वल टू और यहाँ भी इक्वल टू, देन ओनली इट विल बी राइट। ओके, ए से के तक जाना है। ओके, ए से के तक जाना है और एक जगह ही अकेला होना चाहिए। ए से क्यू तक पहुंच गए, क्यू से बी तक पहुंच गए, बी से टी तक पहुंच गए और टी से के तक पहुंच गए और एक जगह ही अकेला भी मिल गया, तो इसका मतलब दिस वन इज राइट। नेक्स्ट एफ से टी तक जाना है, एफ से टी तक जाना है, एफ से चलना स्टार्ट किया और एफ के आगे बढ़ पा रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे गेट्स आर क्लोज, सो दिस वन इज रॉन्ग। सो राइट आंसर इज ओनली 1 and 3 आर ट्रू, ऑप्शन बी। Question number 64. What should come in the place of question mark to make S is greater than Q always true? S is greater than Q always true सही बनाने के लिए कौन सा साइन इसमें से यूज करें हम? तो S से Q तक जाना है और एटलीस्ट एक जगह ये खाली ये वाला साइन होना चाहिए, तो हमने यहाँ से S से चलना स्टार्ट किया, S से R तक पहुंच गया, ये साइन हमारा यहाँ पे है अकेला, इसका मतलब इसके आगे जाने के लिए O तक हमें कोई भी साइन चलेगा, या तो इक्वल टू हो तो भी गेट ओपन हो जाएंगे, ये वाला साइन हो तो भी गेट्स ओपन हो जाएंगे, या फिर ये वाला साइन हो तो भी गेट्स ओपन हो जाएंगे, मतलब आइदर ऑफ द 3 कैन बी यूज्ड। ओके, तो ऑप्शन ए भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. What should come in the place of question mark to make E is less than or equal to I always true? मतलब I से E तक पहुंचना है और इक्वल टू के साथ नहीं छूटना चाहिए, I से E तक, तो हमने I से चलना स्टार्ट किया, I से C तक पहुंच गए और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू के साथ नहीं छूटना चाहिए। ओके, नेक्स्ट C से K तक पहुंच गए, इक्वल टू के साथ नहीं छूटा, और K से M तक पहुंच गया और इक्वल टू के साथ नहीं छूटना चाहिए, तो इसमें या तो ये होगा या तो ये, मतलब दोनों जगह ये वाले साइन विल वर्क। ओके, यहाँ से हमें M से F तक पहुंच जाएंगे इक्वल टू है और F से E तक पहुंच जाएंगे इक्वल टू है, इसका मतलब बोथ साइड हमें ये साइन चाहिए या फिर ये वाला साइन चाहिए, आइदर दिस और दिस, इन दोनों में विल वर्क। ओके, तो हमें ये वाला ऑप्शन किसमें दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए में, जहां पे ये और ये दोनों यूज हैं, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।